जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार। आज हमारे स्टूडियो में एक प्रेरणादायक पर्सनैलिटी हैं, श्रीमती प्रगति दीक्षित, जिन्होंने करीब 4 दशकों तक बतौर टीचर और प्रिंसिपल राजस्थान के विभिन्न शहरों में सेवा दी है। उन्होंने दूरस्थ और कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा का दीप जलाया, विशेषकर डूंगरपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, जहां उन्होंने एक स्कूल की नींव रखी और बालिकाओं के लिए छात्रावास का सफल संचालन किया। उन्हें कलेक्टर द्वारा सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। आइए स्वागत करें प्रगति मैडम का। नमस्कार प्रगति जी। नमस्कार आलोक सर। तो मैडम, सबसे पहले तो हम आपको कुछ पीछे ले जाना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता और टीचर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मेरा बचपन यही राजस्थान में ही अधिक बीता है, क्योंकि मूलतः हम महाराष्ट्र से होते हुए भी मेरे पिता क्योंकि रेलवे में एम्प्लॉय थे और गंगापुर सिटी एक छोटा सा कस्बा है सवाई माधोपुर के डिस्ट्रिक्ट में, वही मेरा बचपन बीता और पहली से छठी तक की मेरी शिक्षा वही हुई और 7वीं के बाद की सारा शिक्षा जो है मेरी वो कोटा में हुई, जो कि अब शैक्षिक नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो मेरा बचपन रहा है और बचपन से ही मुझे काफी रुचि रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और मुझे याद है कि पहला पुरस्कार मुझे रेलवे स्कूल में मिला था राष्ट्रीय गीत गाने के लिए, जो पहली जब मैं पहली क्लास में थी। अच्छा। तो आप रेलवे स्कूल में कैसे थी मैडम? आपके पिताजी रेलवे में थे क्या? रेलवे में थे, तो वहां पर उस समय रेलवे स्कूल के अलावा दूसरा कोई स्कूल होता नहीं था, तो उसी स्कूल में हम पढ़ते थे, रेलवे स्कूल में। चलिए, और आपने ये केंद्रीय विद्यालय संगठन किस वर्ष में ज्वाइन किया और कहाँ-कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, कहाँ-कहाँ आपका कार्यकाल रहा? सर, केंद्रीय विद्यालय मैंने 1985 में ज्वाइन किया था और वो एज स्नातकोत्तर शिक्षक भूगोल यानी पीजीटी ज्योग्राफी के रूप में, और भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया था। उस समय वो विद्यालय एक कंजोली लाइंस नाम की जो आर्मी वाला एक एरिया था शहर से दूर, वहां बैरक्स में चला करता था वो विद्यालय। बाद में फिर वो बाद में भरतपुर का केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट हो गया था, अपने हॉस्पिटल के पास में एक जगह है, वहां पे आ गया था। तो अभी वो परमानेंट बिल्डिंग केंद्रीय विद्यालय की वही हॉस्पिटल के पास में ही है भरतपुर में। हाँ, केंद्रीय विद्यालय की ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वो आर्मी एरिया के अंदर काफी हैं। यहाँ जयपुर में भी ऐसा ही है। शुरू तो सभी कैंटोनमेंट एरिया में ही होते हैं, कैंटोनमेंट में से। हाँ, बिल्कुल सही चलते हैं शुरू में तो। हाँ, शुरुआत वहीं से। अच्छा मैडम, अब थोड़ा सा आप के बारे में आगे चलते हैं। आप डूंगरपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भी आपको पोस्टिंग मिली, और जब ये पोस्टिंग मिली होगी, नेचुरली आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी? इतनी दूरस्थ आपको एक पोस्टिंग मिल गई है, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे फार फेचेड जगह पे। हाँ, सर, प्रक्रिया थोड़ी सी परेशानी ऐसे भी हुई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, छठी क्लास में बेटा पढ़ता था और ये विद्यालय जो शुरू करना था मुझे, वो पहली से 5वीं तक था। जाहिर है कि बच्चे को साथ रख नहीं सकती थी, तो फिर मैंने उसे केवी 5 में एडमिट कराया, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ही बच्चे पढ़ रहे थे मेरे और बेटी कॉलेज में आ चुकी थी तब तक। फिर मैंने सोचा कि दूरस्थ ही सही, कभी मेरा एक सपना हुआ करता था अपना विद्यालय खोलने का, तो फिर ईश्वर ने शायद ये मेरा सपना पूरा करने का एक मौका दिया है और दूर ही सही पर एक मौका मिला है मुझे
कुछ करने का आदिवासी क्षेत्र में। तो इसे मैंने एज चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। या यूं कहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो ज्वाइन ना करती तो मुझे राजस्थान छोड़ के किसी अन्य स्टेट में जाना पड़ता ट्रांसफर पे। ओके इसलिए मैंने फिर वो डूंगरपुर का स्वीकार कर लिया। हालांकि बहुत ओके दूर था, बस से 12 घंटे की सीधे सीधे जर्नी है सर। ओके ओके। हाँ, बहुत केंद्रीय विद्यालय तो पूरे ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग्स होती है इनकी। पोस्टिंग हो सकती थी मेरी, और हो हम्म, सकता है कि डूंगरपुर तो 12 घंटे है, हो सकता है किसी और जगह होती तो 3-4 दिन लग जाते। इससे हम्म। मुझे लगा कि ये ज्यादा सही है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं मुझे मदद ही की ऐसा करके। जी जी जी। तो उस समय वहां के परिस्थितियां किस तरह की थी? विद्यालय शुरू करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? कैसा कैसा स्थिति थी? सर चुनौतीपूर्ण तो बहुत ज्यादा था, हम्म, परंतु वहाँ की जो जिलाधीश थी मंजू राजपाल मैडम, ये ओके। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उनके जिले में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो। अच्छा तो अच्छा। उनको बहुत सहयोग मिला, और मेरी रिपोर्टिंग भी सबसे पहले मैंने जाके उन्हीं को रिपोर्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि मैडम एक ही बात जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ से छोड़ के तो नहीं जाएंगी जल्दी। तो मैंने कहा ओके। नहीं मैडम, मैं अप्रोच करती हूँ आपको कि मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगी। आहा, तो बहुत प्रसन्नता हुई उनको। उन्होंने कहा मुझसे जो चाहिए वो लो, पर इस स्कूल को एस्टेब्लिश करना है, डर के भागना नहीं है, चुनौतियां बहुत आएंगी। हम्म, तो जब उन्होंने ही कह दिया था चुनौतियां बहुत आएंगी, तो मैं समझ तो गई थी कि रास्ता इतना आसान नहीं है। पर हम्म। मैंने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया था कि बस अब तो मैंने ठान ही लिया है कि इसको एस्टेब्लिश करना ही है। और अच्छा। वहां जाने के बाद कोई जगह नहीं थी रहने की, तो मैं होटल में रही हूँ शुरू में तो, हम्म, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था किसी चीज का ना। और जी जी उन्होंने, जिलाधीश ने मुझे कहा था कि आपको प्रिंसिपल से मिलना है, भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल थे। और जी उसी जी। कॉलेज के अहाते में एक कोई आदिवासी महिलाओं का हॉस्टल था, और अच्छी। उसी बिल्डिंग में जाके मुझे वो विद्यालय शुरू करने की बात कही गई। ओ, तो उन अगस्त में तो उन्होंने दिया आदेश, उसी को लेकर मैं प्राचार्य से मिली। और हम्म, फिर साथ में हमारे पास जयपुर में एक संजय कुलश्रेष्ठ जी थे, जो यहाँ पे ऑफिस की तौर पे का ऑफिस में थे। तो जी। वो हमारे को मिले हुए थे हमारे साथ में। तो ऑफिस का काम संजय जी संभालते थे। उदयपुर से एक टीचर मिले थे हमें, शर्मा जी। तो वो, अच्छा। मैं, एक चपरासी, बस हम 3 जने थे जो कि स्कूल खोलने के लिए खड़े थे। ओके। मतलब आपने स्क्रैच से शुरुआत की सारी चीजों की, बिल्कुल। सर, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं थी, वो भी एप्लीकेशन के, और प्रिंसिपल से 2-4 टेबल, 2-4 कुर्सियां, सब कुछ उनसे लेके, और उठा उठा के भी हम खुद ही लाए थे, क्योंकि कोई दूसरी बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। तो आई, ऐसे कोई मैं रूम, समझ सकता हूँ। रूम नहीं तो रूम के लिए भी एक भाड़े पे बंदे को पकड़ के लाए, झाड़ू वाड़ू लगवा के उस रूम में जैसे तैसे अपने आप को स्थापित किया। ऐसे हालत थी, कोई अलमारी नहीं, कोई स्टैंड नहीं, कुछ नहीं था। तो ओह। शुरुआत ही दौर बहुत मुश्किल था सर। मतलब पूरे दिन वहां काम कर रहे हैं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट थे तो इतने गंदे थे। फिर, और हम्म, वहां और भी आदिवासी लड़कियां रह रही थी, कुछ लड़के भी अनधिकृत तरीके से वहां रह रहे थे। ओके। और मुझे जिलाधीश ने ये जरूर बता दिया था कि थोड़ा टैक्टफुली काम लेना है, जोर जबरदस्ती और शिकायतों से कुछ नहीं होगा। जी 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 इसलिए जी। मुझे भी मालूम था कि कुछ दिन तो इनके साथ ही निभाना पड़ेगा हमें। फिर हम्म, हमने एक टॉयलेट क्लीन करवा के उस पे ताला लगा के रखा, ओह, ताकि अच्छा। मतलब छोटी सी बात है, अजीब हाँ, लगता है, सही बात है, सही बात पर दूसरा रास्ता नहीं था हमारे पास सर। है, काफी। ये चलिए, तो था। फिर अब जो बच्चे वहां आते थे, क्योंकि वो जनजाति बहुल प्रदेश है, तो हाँ जी। आपने स्थानीय जनजातियों के जीवन, रीति रिवाज और परंपराओं को नेचुरली करीब से देखा होगा। उनके हाँ बारे में कुछ हमें बताइए। हमारे दर्शकों को कुछ साझा कीजिए अपनी यादें उस समय की। हाँ जी। क्या 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 है? सर, जैसे आदिवासी क्षेत्र में क्या था कि वहां पर बहुतायत तो उन्हीं लोगों की है, लेकिन फिर भी क्योंकि केवी में उस जमाने में रिटन टेस्ट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होते थे। जी। तो हालांकि एससी एसटी का कोटा जो था वो हमेशा से रिजर्व रहता था, तब भी हम्म, था। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था और वो आए थे।
जी। लेकिन हुआ ये कि उनको रोजमर्रा की भाषा हिंदी नहीं आती सर। तो फिर अच्छा। हमने ये किया कि हमारा जो ग्रुप डीएम जो था नानू, हम्म। उनसे हमने बाकायदा एक कॉपी बना रखी थी मैंने, और उससे रोजमर्रा के जो वाक्य है, क्या नाम है तुम्हारा? तुमने खाना खा लिया क्या? तुम्हें कैसा लग ओके। रहा है? स्कूल में कैसे रहे? तुम्हारे माता-पिता क्या करते हैं? इन सब छोटे-छोटे वाक्यों को मैंने उससे पूछ-पूछ करके अपनी कॉपी में, डायरी में वागड़ी में लिखा, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है। अच्छा। क्योंकि अगर सब्जी वाले से भी बात करनी तो आपको वागड़ी में बात करनी पड़ती थी। तो ओके। हमने ऐसे पूरी कॉपी बना ली थी क्वेश्चन आंसर्स की, कि ओहो। कैसे उत्तर देना है, क्योंकि हाँ। वागड़ी भाषा मुझे बिल्कुल नहीं आती थी सर। समझ एक्चुअली। तो जाती थी पर मैं बोलना नहीं जानती थी। तो फिर ऐसे वो हमारे ग्रुप डी ने हमें बड़ी बड़ी मदद की कि वो हम, और वो हमारा मतलब वो इंटरप्रेटर वो बन गया था हमारा। वो दुभाषिया था। कोई भी हाँ। आता हम बात करने तो हम उसको ऑफिस में पहले बुलाते, रुको कि रुको भाई। पहले उसे बुलाते, फिर उसको खड़ा करते। वो उनकी बात समझ के फिर मुझे बताता हिंदी में। ऐसे करके काम चलाया सर काफ़ी ये टाइम। तो फिर ये तो धीरे-धीरे हाँ सर, फिर धीरे-धीरे हमने उन वाक्यों को रटा, बाकायदा मैंने याद किए हैं वो वाक्य सारे, रट के तैयार किया खुद को सर, वहाँ की भाषा के लिए। तब जाके फिर थोड़ा-सा 2-1 महीने में हम सेटल हो पाए, ऐसा था। तो अब ये और जो फिर आपने इनको क्लोजली भी देखा, इनकी जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो सोशल फैब्रिक है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। क्या वहाँ के अंधविश्वास और पारंपरिक मान्यताओं ने शिक्षा के प्रसार में कुछ बाधा डाली? कैसे आपने कम्युनिकेशन उनके साथ स्थित किया? ये तो आपने बता ही दिया कि आपने लैंग्वेज सीखने की कोशिश की उनकी। बिल्कुल। और लैंग्वेज सीखने के बाद भी क्या होता था सर कि डूंगरपुर में एक लोगों के अंदर दिमाग में भरा हुआ था कि ये तो बाहरी लोग हैं, और ये तो आए हैं कुछ दिन के लिए, बताएँगे कि हमारा विद्यालय, और बाद में ये लोग छोड़ के चले जाएँगे। एक बात उनके दिमाग में ये थी। दूसरा इनके दिमाग में ये भी था कि ये जयपुर से आए हैं, बाहरी लोग हैं, कहीं हमारे बच्चों को बरगला के कुछ जादू टोना ना कर दें। ये ओहो। भी अच्छा। बहुत बड़ा भ्रम था। ओके। तीसरा, उनके लिए हम बाहरी लोग थे। वो हमें हम्म। अपना मानने को ही तैयारी नहीं होते थे। फिर ओहो। क्या था कि हमारा विद्यालय होने से क्या होता, बाहर के प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ने वाला था, क्योंकि जब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी चलेगा और कम फीस में मिलेगा, तो जी। ज़ाहिर है कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चे वहाँ डालेंगे। तो वो भी हमारे खिलाफ एक अलग से प्रॉब्लम थी, कि जो ओहो। क्लास में बाधा बन रही थी। पर एक्चुअली। हमने कई जगह जाके, जहाँ पे कोई ग्रुप खड़ा है, जहाँ कोई समाज का कोई फंक्शन हो रहा है, हमने वहाँ जा करके वहाँ के जो भी मुख्य अध्यक्ष होते थे, उनसे बात करके कि भई हमें बताना है कि नया स्कूल खुल रहा है और ऐसे-ऐसे खुल रहा है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को 12वीं तक कुछ देखना नहीं पड़ेगा, कम फीस में बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये सब जाके हम बताते थे, तब जाकर के लोगों ने धीरे-धीरे आना शुरू किया। और जब ओहो। आना शुरू हुआ तो भी क्या था कि 2 कैटेगरीज़, एक तो आदिवासी वाले वो बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में थे। जी। हालाँकि वो जनजातीय समूह के थे, पर वो सरकारी नौकरी में होने की वजह से उनके घरों में हिंदी भी चल रही है, तो वो समझ पाते थे। जी। दूसरे वो जो कि बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, जिनके कहीं भी सरकारी नौकरी से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन वो भी हमारे विद्यालय में एडमिशन के लिए आए थे। तो जी। 2 तबके उन्हीं में बन गए थे। मतलब जनजाति ओके। में भी भाग हो रहे थे। तो हम्म। उनको एक साथ मिलाना, उनको एक साथ रखना, बच्चों को ये समझाना कि हम सब एक है, वो भी एक हम्म। बड़ा टास्क था। ये उनके साथ बड़ा मुश्किल होता था समझाना, पर धीरे-धीरे खेलों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, ये चीज़ें धीरे-धीरे उनकी समझ में आने लगी। और इंग्लिश पढ़ाना अपने आप में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी कैसे समझाएँ? जी। फिर जी। हमने उनको गेम्स के रूप में डाला कि एक लाइन खींची, लाइन के उस तरफ आउट, लाइन के इस तरफ इन। बच्चे कूद के ओके। इधर आएँगे तो आउट कहेंगे, उधर जाएँगे तो इन कहेंगे। ओके। हाथ ओके। ऊपर करेंगे तो वाह। अप करेंगे, हाथ नीचे करेंगे तो डाउन करेंगे। ऐसे वाह। धीरे-धीरे करके शब्दों को हमने सिखाना शुरू किया कि हम्म। कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। बड़ा बहुत मुश्किल था बहुत पर वो। बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इतना मुश्किल रहा होगा।
अच्छा, आप थोड़ी बालिकाओं की शिक्षा, जो वहाँ बालिकाएं होती हैं, वैसे सभी सभी को शिक्षा देना मुश्किल है, लेकिन बालिकाओं का तो विशेषकर दिक्कत आई होगी। उसमें हाँ कैसे आपने मैनेज किया, क्या चैलेंजेस रहे? सर, होता ये था कि लड़कियां का अक्सर होता था स्कूल में, एक तो डिसिप्लिन नाम की चीज वहां नहीं थी भाई। जी आदिवासियों में तो ये था कि जब समय हुआ, जब मन हुआ, चले गए। और यहाँ पर हमारे केवी में तो आपको पता है डिसिप्लिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जी। उनको ये समझाना पेरेंट्स को बड़ा मुश्किल था कि भाई समय से आना क्यों जरूरी है। बच्ची है, ओके। घर के काम करके उसके बाद में जैसे तैसे समय मिला तो उनको छोड़ दिया स्कूल में, है ना। हम्म। तो एक तो समय से आना उनका, फिर धीरे जी। धीरे हम पेरेंट्स को ना कह के हमने बच्चों को समझाना शुरू किया कि अगर तुम हम्म। लेट आ जाओगे तो तुम हम जो बता रहे हैं, हमने नई नई चीजें जो करा रहे हैं ना स्कूल में, वो तुम जी। लोगों की मिस हो जाएंगी, वो तुम्हें नहीं आएंगी, फिर तुम पीछे जी। रह जाओगे। ऐसे ही जी। कह के कर उनको समझाना शुरू किया। और शुरू का जो पीरियड था हमने गेम्स का रखा, ताकि अच्छा। बच्चे अच्छा। खेलें, खूब ना गाने गाएं, ये करें, ताकि बच्चों को आहा। लगे कि हाँ, हमने कुछ मिस करा है। आहा। तो बच्चे धीरे धीरे जल्दी समय से आने लगे, डिसिप्लिन में आने लगे सारे। तो ये चीजें बहुत वो था। और लड़कियों का क्या है, होमवर्क करने के लिए अगर कुछ दो भी तो वो करेंगे नहीं, अरे टाइम ही नहीं ओके। मिला, अरे बच्ची है क्या करेगी। हाँ। तो धीरे धीरे करके ये बच्चियां जब देखा कि नहीं, हम सबको करना है, फिर हमने कुछ समय के लिए तो ये हुआ, होमवर्क देना ही बंद कर रखा था कि जो ओके। कराओगे हमारे सामने ही करो, घर जी। पे कुछ देना ही नहीं। ये था। हाँ। ओहो, बहुत बहुत ही चुनौती। और ये जो छात्रावास आपने चलाया लड़कियों का, ये भी क्योंकि लड़कियों को रखना, उनको मैनेज करना, और फिर थोड़ी बहुत तो माफ करना, कुछ आस पड़ोस के लड़के भी शैतानी करते होंगे, तो ये चुनौती आपने किस तरह से मैनेज की? सर, ये आदिवासी महिलाओं का छात्रावास था, एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय का कोई आवासीय वो नहीं था। जी जी लेकिन जी। क्योंकि जो बिल्डिंग हमें मिली हुई थी वो जी। आदिवासी लड़कियों की थी। ओके। तो ओके। उन लड़कियों, वो लड़कियां पढ़ती थी, जोर जोर से बातें करती थी, हंसती थी। और उसी समय हमारे स्कूल के 2-3 कमरे जो हमने ठीक ठाक करके रखे थे, उस तक वो अच्छा। आवाजें पहुंचती थी, है ना। ओहो। इसलिए उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता था। भाई है तो उनका ना। तब हमने धीरे हाँ। धीरे उनको बताया कि देखो ये अंग्रेजी, पर जब उन्होंने देखा कि ये हाँ। इतने छोटे बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हम्म। उन्होंने भी ध्यान से सुनना शुरू किया। तब जाके ओके। उनको समझ में आया कि हमने क्या खोया था बचपन में। तो ओके। उनसे भी सहयोग मिला और उनको हमने समझाया कि जैसे-जैसे आपकी परीक्षाएँ हो जाएँगी तो आप कमरा खाली कर दीजिएगा। फिर जैसे-जैसे वो कमरा खाली करती, हम उसपे ताले डालते चले जाते। ओके। और इस ओके। तरह से धीरे-धीरे जब लड़कियाँ गई तो फिर वो जो उनके साथ में लड़के रहते थे वो भी सब चले गए। इस तरह ओके। से ओके। हमने पूरा वो जो अ, हॉस्टल था वो पूरा खाली करवाया विद्यालय के लिए। सही बात है। बिना किसी पुलिस की शिकायत के, बिना किसी हस्तक्षेप के, खुद ही लगे रहे पूरे महीने। गर्मी की छुट्टियाँ मैंने पूरी वहाँ बिताई है। एक दिन के लिए भी मैं अपने सब बच्चों के पास घर पे नहीं आई सर। वो अंग्रेजी में एक शब्द हुआ करता है, टैक्टफुली। आपने सारी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल किया। सर बिल्कुल। अ, उनकी हम पानी, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं होती थी तो मैं फिर फ़ोन करवा के पानी के टैंकर बुलवाती थी लड़कियों के लिए। तो उनको हम्म। लगता था कि हाँ, मैडम हमारे लिए कुछ करती हैं। अगर लाइट चली जाए तो हम उनके लिए लाइट की भी के लिए जल्दी से आरएसीबी को फ़ोन करते, कुछ करते, व्यवस्था जल्दी कराते कि भई यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, परेशानी होगी। तो उनको समझ में आ गया था धीरे-धीरे कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम ठीक है। उनके साथ ही हैं और उनके जिले की भलाई करने के लिए आए। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो शिक्षा से आदिवासी समाज में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए हैं आपके विचार से? लगता है, आपको लगा, महसूस हुआ ऐसा? हाँ, हाँ, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं सर। एक तो जी। आपको पता है कि जनजातीय क्षेत्र के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और डूंगरपुर में भी ऐसे छोटे-छोटे कई सारे जगह हैं जहाँ पर छोटे कस्बों में ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जहाँ लड़के-लड़कियाँ जा सकें, ज़्यादा दूर ना हो। 3 हम्म। 2-3 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही एक छोटा-सा स्कूल है। और फिर आदिवासी जनजातीय लड़कियों के लिए वहाँ पर हॉस्टल भी खोले गए हैं। आवासीय अच्छा। अच्छा। विद्यालय भी है कुछ। तो जी जी। आवासीय विद्यालय होने से जो लड़कियाँ शुरू में आती नहीं थी पढ़ने के लिए,
कि भाई अच्छा। पैसा वो सब आने लगी। तो अब वहां पे धीरे धीरे विकास होता गया है। और ओके। आपको पता है ये एकमात्र ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जो पूर्णतः साक्षर हो चुका है। तो ओके। ये एक अच्छा। बहुत बड़ा परिवर्तन है ना? और अब हम्म। कई सारी लड़कियां वहां पर जॉब में भी आ चुकी हैं, सरकारी नौकरियों में भी आ चुकी हैं। तो ओके। अब जो है वो पहले वाली चीज नहीं है कि भाई लड़कियां पढ़ती नहीं है, अब लोग ओ, आगे बढ़ करके पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत 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 बढ़िया बात है। तो अब ये बताइए कि ये जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, इससे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता भी आ रही है, तो क्या आपको ये महसूस हुआ कि वहाँ के जो पारिवारिक बंधन है या जो उनका फैमिली फैब्रिक है, हाँ। उसमें थोड़ा सा कमजोरी आई है या कुछ ज्यादा है, वो लिबरल हुए हैं आपसे? जैसे कि आपने इनकी समाज को क्लोजली देखा है, तो हम्म। क्या लिव इन तो हमारे बम्बई और बड़े शहरों में बाद में आया है, लेकिन ऐसा कुछ उनकी समाज में भी ऐसा कुछ था, जनजाति समाज में जो आदिवासी क्षेत्र थे? आदिवासी मुख्यतः बहुत खुले विचारों के रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। जी। उनके जी। यहाँ पे अपना पार्टनर चुनना, अपने लिए साथी ढूंढना एक खुली प्रक्रिया है। और अच्छा। उनके यहाँ पर क्या होता है कि लड़के लड़कियां अपने दोनों जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, कुछ समय के लिए जंगल में या कहीं और भी जहां भी उन्हें रहना है, वो कुछ समय अच्छा। साथ रहते हैं। उसके बाद वो निश्चित करते हैं कि हाँ हमें ब्याह करना है, और फिर वो ओके। विवाह करते हैं। कुछ इस तरह की परंपरा वहां पर है। और एक उसी एरिया में घोटुल सिस्टम भी एक है कि भाई अच्छा। जिसमें लड़के लड़कियां एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कोई ऐसा स्कूल बिल्डिंग है जिसका बरामदा खाली है या कोई कमरा खाली है, तो वहां हाँ। जाकर भी ऐसे रह जाते हैं, रात भर वहां रहते हैं, बिताते, सुबह अपने घर चले जाते हैं। और फिर ये भी एक तरह का आप लिव इन रिलेशन ही कह सकते हैं कि वो डिसाइड हम्म। करते हैं हमें रहना है साथ में तो ठीक है, नहीं रहना है तो अलग हो जाते हैं। तो अच्छा। ये प्रक्रिया वहाँ बड़ी कॉमन है। और उसके ओके। लिए कोई बुरा भी नहीं माना जाता समाज में कि हाँ इट्स ओपन, उसको नहीं हाँ। रहना, उसके साथ नहीं रहेगी। और एक कहते हैं कि नाते जाना, मतलब अगर हाँ, मान ले नाते जान। मेरे हम्म। पति से मेरी नहीं बन रही है तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं दूसरे किसी के साथ रहने लग जाऊंगी, तो ओके। उसे नाते जाना कहते हैं। तो हाँ, नाते। ऐसा भी सिस्टम वहां पर कई बार देखा गया है। हालांकि अब हम्म। बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन हम्म। एक चीज वहां जो देखी मैंने मेरे विद्यालय में ही, ऐसे जी। कई सारे बच्चे थे जिनकी माँ जो है किसी न किसी सरकारी इसमें नौकरी पर थी, और उनका तलाक हो चुका था। ओके। ये अच्छा। ये जो चीजें हैं वो नए सिरे से हम देख रहे थे कि जी। आदिवासी इलाके में जहाँ पढ़ लिख करके लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी हम्म। तरफ फैमिली फैब्रिक जो है वो कहीं हम्म। फटता फूटता भी नजर आता है। जो एक ओके। एक ग्रुप के रूप में रहते, एक नेट होता था फैमिली, तो हम्म। वो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे थोड़ी बिखरने सी लगी है। और दो हम्म। भाग हो गए हैं। एक वो कम्युनिटी का भाग जो कि पढ़ लिख करके सरकारी में आ गए हैं। एक अभी ओके। भी वो कम्युनिटी है जो सरकारी अवसरों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाई है। हम्म। जैसे एक आरक्षित है, वो लग गए हैं सरकारी नौकरी में, उन्हीं के बच्चों को फिर सरकारी नौकरी में अवसर मिल रहे हैं। जो बाहर हम्म। ऑलरेडी रहते हैं उनको नहीं पता है, उनको आज भी सरकारी का कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि हम्म। जाती नहीं है, उसको पहुंचती नहीं है, या उतना नहीं पढ़ पाते, कंपटीशन में नहीं आ पाते। तो दो भाग तो वही हो जाते हैं। दो बार। ये तो कई जगह हो रहा है, बिल्कुल सही जगह बता पर। रहे हैं आप। चलिए, अब थोड़ा सा अब आपकी उपलब्धियों की तरफ आते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में आपने कार्य किया और इतनी सफलतापूर्वक कार्य किया, और इसके लिए आपको कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी मिला। वो पल कैसा था? आपने कैसा महसूस किया उस समय जब आपके काम को अप्रिशिएट किया गया? सर, जैसे मैंने बताया कि पहले जो मंजू राजपाल मैडम थी उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जी। उसके बाद में जो आए नीरज कुमार पवन, जो आए वहां पे डूंगरपुर जी। में, जी। जी। वो इसके पहले भरतपुर में भी मेरे वहां पे भी वो थे, चेयरमैन रह चुके थे अच्छा। हमारे अच्छा। विद्यालय के। तो वो यहाँ पर आए तो मेरा एक परिचय उनसे पहले का था। और जी। वो जी। जी। जानते थे मेरे कार्यशैली को कि किस प्रकार से मैं काम करती हूँ। जी। और उनका बड़ा विश्वास था, बड़ा सपोर्ट था, है जी। ना? और मुझे याद नहीं कभी भी कोई चीज डिमांड या कोई भी चीज मैंने लिखी हो तो हम्म। उन्होंने कभी साइन करने से मना किया हो या कोई क्वेश्चन मार्क लगाया हो।
कभी नहीं। हम्म, उन्हें पता था जब मैं, और मुझे पता था वो कैसा सिस्टमेटिक चीज चाहते हैं, तो जी मैं जी बाकायदा तरह से सिस्टम में पूरा लेकर के पेपर वर्क कंप्लीट करके उनके पास पहुंचती थी। जी और जी मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर मेरा काम हो करके मैं आ जाती थी वापस, ये जी 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 और कभी मुझे ऐसा भी हुआ इमरजेंसी में कि छुट्टी जाना बहुत अर्जेंट था, बच्चा बीमार था, तो जी मैंने डायरेक्टली सर से फ़ोन करा कि मैंने कहा सर, आपके पास पहुँचने का भी समय नहीं है मेरे पास में, और मेरी एक्यूट ऐसी परिस्थिति है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि अभी आप चले जाओ, कोई परेशानी हम्म, नहीं है। एप्लीकेशन लिख कर के किसी की चपरासी के हाथ भेज देना, आपकी सैंक्शन हो जाएगी छुट्टी। तो इतना वाह, सब चलना। हाँ सर। और बहुत बहुत भरतपुर के कुछ विद्यार्थियों ने डायरेक्टली मुझसे ना बात करके और उन्हीं से बात कर ली कि सर हम मैडम को यहाँ बुलाना चाहते हैं भरतपुर में, क्योंकि मैडम जयपुर आई हैं दिवाली में। तो अच्छा, हम दिवाली के बाद ही हम यहाँ पर एक जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं एल्यूमिनी मीट, तो एल्यूमिनी हम्म, भरतपुर में करना चाहते हैं, तो हम मैडम को इनवाइट करना चाहते हैं। मैडम कह रही मैं आ नहीं सकती, तो हम्म, आप मैडम को बताइए। उन्होंने मुझे अच्छा फ़ोन अच्छा किया कि अच्छा मैडम क्यों नहीं जाएँगी आप? बच्चों ने कहा है आप जाइए। आप अच्छा एक अच्छा एक आ अच्छा जाना। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट हाँ, था मेरे विश्वास पास कि बहुत सा ये मेरे स्पोर्ट्स के लिए अगर मुझे स्टेडियम चाहिए तो वो भी मुझे तुरंत मिल गया कि भई हम्म, हाँ, ठीक है आप यहाँ करवाइए। तो प्राइमरी हम्म, स्कूल के बच्चों के लिए अगर आपको स्टेडियम भी मिल जाता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? सही बात सही बात तो सही बात बहुत सपोर्ट रहा उनका, और उन्होंने उस कार्य प्रणाली को देखते हुए यहाँ तक किया कि मुझे सर्व शिक्षा अभियान से जितना कुछ सामान चाहिए, जी इनिशियल स्टेज पे जो मतलब मुझे चाहिए था, लगभग सारा सामान उन्होंने कहा आप वहाँ जाइए, आप हाँ, लिखिए लिस्ट क्या-क्या सामान चाहिए और एप्लीकेशन लिख कर के भेज दीजिए, आप तुरंत वहाँ से सामान उठाने का मैं बता देता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, सर्व शिक्षा से सारा सामान हम लोग उठा कर ले आए। मतलब वाह, दरी क्या, मटके क्या, बोर्ड क्या, सब कुछ हम वहाँ से लेके आए। और उन्होंने हमें कंप्यूटर भी 2 दिए वहाँ पे। कहते अच्छा मैडम अच्छा अच्छा यहाँ तो धूल खाएँगे, आपको चाहिए आप ले जाओ। और ओके, वो कंप्यूटर आज भी केंद्रीय विद्यालय में रखे हुए हैं सर। इससे बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट आपको क्या चाहिए सर बताइएगा? पर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही मेरा बात टाइमिंग स्कूल का ये था कि सुबह 7 बजे जाती थी, शाम जी को मेरा आने का कोई टाइम नहीं था। कई बार तो मुझे 6-6 7-7 बज जाते थे कॉपियाँ देखते, करेक्ट करते, जी जी और मुझे हर हाल में दूसरे दिन बच्चों को कॉपी पकड़ानी होती थी, करेक्शन करके, क्योंकि 3 टीचर्स मुश्किल से मिले थे मुझे। उस 3 के साथ में 5 क्लासेस चलानी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी था, जी तो बड़ा मुश्किल होता था, बहुत टाइम देना पड़ता था, 12-12 घंटे काम करते थे। बहुत सुंदर मैडम। सरकारी नौकरी में काम करते हुए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संतुष्ट महसूस करते हैं, और आपसे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इस सरकारी जो पूरा चक्र है इसके अंदर से आपने अपना इतना सफलतापूर्वक अपने आप को मैनेज किया। बहुत बड़ी बात है। यहाँ मतलब मुझे ये भी कहना होगा कि डूंगरपुर के अधिकारियों को भी मैं कहूँगी कि मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, पर जी शायद उनकी दृष्टि थी कि भई हम हाँ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये जो अवार्ड दिया उसका भी नहीं पता था, क्योंकि अच्छा अच्छा अवार्ड आया होगा शाम को जैसे उन्होंने भेजा होगा लेटर, तो शाम के जी बाद मैं मिली नहीं वहाँ पर उनको, मैं बाहर निकल गई होंगी कहीं। जी तो जी मुझे सुबह जब 26 जनवरी को मेरे विद्यालय में जब हम ध्वजारोहण कर रहे थे, और जब हमने ध्वज फहराया, और उसके बाद में मुझे फ़ोन आया कि मैडम आप कहाँ हो? तो मैंने कहा सर मैं स्कूल में हूँ। तो एक अभिभावक थे डॉक्टर चौधरी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपको तो अवार्ड मिल रहा है आज। अरे मैंने कहा वाह, मुझे अच्छा नहीं पता, अच्छा अच्छा नहीं पता कुछ भी। अच्छा बोले अखबार में देखो, अखबार में नाम आया। मैंने कहा मेरे यहाँ तो अखबार अरे आया वाह! नहीं। तो बोले मैं ठीक 8:30 बजे आपके यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। आप मुझे बिल्कुल रेडी मिलिए, आप सारा काम जल्दी वाइंड अप करिए। तो अच्छा, अच्छा। हमने अपने विद्यालय का काम खत्म किया, बाकी का सब जो सँभालने का था, मैंने टीचर्स से कहा भई अब तुम सँभालो, मैं निकल रही हूँ और तुम सब वहाँ पहुँचो स्टेडियम। तो वेरी फिर गुड। फिर वो चौधरी जी आए, इस वजह से हम जल्दी-जल्दी भाग के वहाँ गए, और हुँ, वहाँ कनकमल कटारा जी थे जिन्होंने ये अवार्ड हमें दिया। अच्छा, अच्छा, उनके द्वारा वो दिया गया था मुझे। तो ये था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। अरे वाह! मुझे तो किसी ने बहुत बढ़िया। बताया।
ये चलिए था। चलिए। बट ये है अच्छा, कि उसकी पहचान मिली और वो एक विश्वास जो था ऊपर सही वाले पे, बात है, मुझे सही लगता बात था है। कि अगर मैं बाकी बच्चों का ध्यान रखूंगी तो ऊपर वाला मेरे बच्चों का ध्यान अपने बिल्कुल, आप रखे। बिल्कुल। चलिए, हमें पता लगा है कि आपको संगीत और नाटक का बहुत शौक है। क्या कोई ऐसी विशेष प्रस्तुति या सांस्कृतिक आयोजन है, जो हाँ आप जी। आज भी आप जिसको याद करती हैं, आपकी स्मृतियों में बसा है? ऐसा कोई पल या ऐसा कोई आयोजन या आपकी ऐसी कोई प्रस्तुति जो आपको हमेशा बड़ी प्रिय है, आपके दिल के करीब है? हाँ जी सर, बचपन से मैं भाग लेती रही हूँ गीतों में और इसमें। और मेरे जो शिक्षक थे शिव शंकर पांडे जी, तो जी, को बड़ा विश्वास था मुझ पे। हालांकि मैं 7th में पढ़ती थी और 7th में ही उन्होंने मुझे कंपटीशन में उतार दिया था। और मुझे याद है ये जो गवर्नमेंट स्कूल के कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे तो अजमेर में हुआ था कंपटीशन। और अच्छा, मैं लीड सिंगर थी और वहां हम अच्छा, फर्स्ट आए। तो वो तो मेरा पहला मतलब ऐसा था जो बहुत अच्छा, अच्छा। बड़े पब्लिक इसमें मैंने गाया था। जी, और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में सर जब मैंने भरतपुर में ज्वाइन किया था, तो भरतपुर में डांस गाने का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। और वहाँ एक प्रोजेक्ट हमें मिला था महाराष्ट्र। तो अच्छा, महाराष्ट्र का एक गीत हमें प्रस्तुत करना था और वो एयरफोर्स नंबर 1 जोधपुर में। तो ओके, वहाँ की लड़कियों को मराठी गाना सिखाना, डांस सिखाना बड़ा मुश्किल था और म्यूजिक जी, टीचर नहीं थे। तो अच्छा, मैंने प्रिंसिपल से कहा सर मुझे प्लीज कोटा जाने दीजिए 1 दिन के लिए। मैं अपना जी, खुद का टेप रिकॉर्डर और गाना रिकॉर्ड करके ले आऊंगी। उस जमाने में हुँ, इतनी सुविधाएं नहीं थी ना सर ये जी, 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 कंप्यूटर वगैरह की। तो मैं जी, वहां से लेकर आई और फिर मैंने मुश्किल से 10 दिन मिले होंगे मुझे सिखाने के लिए। क्योंकि सर जी, 26 अगस्त को तो मैंने ज्वाइन किया था भरतपुर। जी, और जी, सितंबर के 10 तारीख को तो हमें जोधपुर निकल जाना था। जी, इस बीच पूरी तैयारी करवानी लड़कियों की। और वहां जाके हमारा विद्यालय सेकंड आया। किसी ने ओह भरतपुर वाह! कभी अच्छे इसमें सुना ही नहीं था सर। हमेशा भरतपुर नेगेटिव में नाम आता था कि बदमाशी जी, शैतानी। लेकिन इस बिल्कुल ठीक। बार लड़कियों का डांस सेकंड आया तो वो एक बड़ी उपलब्धि रही मेरे लिए। क्योंकि उससे हुँ, मेरी पहचान बन गई केंद्रीय विद्यालय में कि अरे कोई लड़की जो 12 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, उसने ट्रेन कराए लड़कियों को इतने लेवल के लिए और वो भी थे भरतपुर के अंदर। तो वो अच्छा, मेरी अच्छा, पहचान बनाने के लिए बड़ा वो था। और हुँ, फिर केंद्रीय विद्यालय के जितने भी यहाँ पे जयपुर में आयोजन हुए थे, जी, नेशनल गेम्स का सर, पूरे केंद्रीय विद्यालय के लेडी गर्ल्स के नेशनल अच्छा, गेम्स का। तो जी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, इन दोनों के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे, उन सब की जिम्मेवारी हमारे जो हाँ, डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे ही दे रखी थी। अरे वाह! क्या अच्छा, होगा, कैसे होगा, आप ही को डिसाइड करना है। और प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस हुआ था माउंट आबू में। तो अच्छा, हमने कोशिश करी थी कि 1011 स्कूलों के प्रिंसिपल्स आने थे माउंट आबू में। जी, तो हम चाह रहे थे कि पूरे राजस्थान की झलक एक ही जगह उन सारे प्रिंसिपल्स को दिखाई दे, ताकि अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग और टूरिस्ट को वो लोग भेज सके यहाँ पे। ओके, तो ओके, अच्छा, उसमें हर एक प्रिंसिपल को अलग-अलग एक अवार्ड दिया था कि भई ये मयूर नृत्य आपके स्कूल से आएगा, चरी नृत्य आपके स्कूल से आएगा। हर जी, विद्यालय के एक-एक नृत्य दे दिया था। और जी, फिर जी, वो वहाँ प्रेज़ेंटेशन माउंट आबू में हुआ। इतना बढ़िया प्रेज़ेंटेशन था वो अपने आप में जी, कि बस ज़ोरदार चीज़ हुई सर वो। और चलिए यहाँ बहुत पर सोशल साइंस एग्ज़िबिशन होती है केंद्रीय विद्यालय में। तो उसमें नाट्य होता है, नाट्य की प्रस्तुति होती है और गीतों की प्रस्तुति होती है, एकल होते हैं और ग्रुप सॉन्ग होते हैं। तो उसमें भी मुझे याद है हमने जयपुर से तैयार किया था। पंडित जसराज की एक बंदिश है बहुत पुरानी, वंदना करो नाम से। और इतनी अच्छा, क्लासिकल बंदिश है, उसको हमने जयपुर से प्रेजेंटेशन दिया था एंड इट केम अच्छा, आउट फर्स्ट इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन सर। ओके, ओके, अब ओके, बताइए ओके, सर, वेरी और 8वीं 9वीं के बच्चे थे, उनसे जी, हमने ये करवाया था। बहुत बड़ी सारे बात। शिक्षक जी के बहुत ज़बरदस्ती मेहनत की है उन लोगों ने, बहुत। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। और अब रिटायरमेंट के बाद मेरी एक दिल में इच्छा रह गई थी कि संगीत का शास्त्रीय अध्ययन बाकी रह गया था। तो अब जी, मैं अ, विशारद कर रही हूँ अरे संगीत में। वाह! ये तो बहुत बड़ी हिम्मत का काम। इस साल हो जाए ये काम पूरा मेरा। अ, जी,
तो कर रही हूँ। पर अब ठीक उम्र के है। हिसाब से उतनी चीजें याद नहीं रहती ना। जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने आपने जज्बा जज्बा पूरा है आपके अंदर। आप अभी भी विशारद कर रही हैं, संगीत में इतना करती हैं। अच्छा, हर अच्छी चीज का धीरे धीरे एक आखिरी पायदान पे पहुंचती ही है वो। तो प्रगति मैडम, आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा का दीप जलाया, समाज में बदलाव की अलख जगाई और बेटियों के भविष्य को उजाला दिया। यह यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम आपके योगदान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका यह अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। हमारे सर, श्रोताओं आपको की तरफ धन्यवाद से, है कि मेरी आपने तरफ मौका से, दिया है। हमारे रेडियो स्टेशन की तरह हमारा बहुत बहुत आभार है। और ऐसे सरकारी कर्मचारी बहुत कम होते हैं जो अपने जीवन से, अपनी जीवन यात्रा से संतुष्टि व्यक्त कर पाते हैं और उनको लगता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया। और ज्यादातर लोग सिस्टम की बुराइयां करते रहते हैं। तो ऐसे एक व्यक्तित्व से मिलने के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।